हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया है, हमारा उद्देश्य है आपको सोचना सिखाना, आपको रटने से बचाना, रूट लर्निंग से बचाना। उसी क्रम में प्रस्तुत है दोस्तों इंडियन पॉलिटी 2 वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि किस तरह हम 137 करोड़ लोगों ने अपने रोज़मर्रा के काम में बिजी होने के कारण, अपनी डेली इंगेजमेंट के कारण हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और उन्हें लेजिस्लेचर या संसद में भेजा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को, अपने विषय में सारे निर्णय लेने की क्षमता, योग्यता हमने उनको दी। और एक तरह से हमने गाना गाया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना बहुत रेलेवेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारे वतन से रिलेटेड सारे काम की जिम्मेदारी हमने उनको दी। चाहे हमारा डिफेंस हो, चाहे हमारी खेती हो, चाहे हमारा साइंस टेक का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी एजुकेशनल पॉलिसी हो, हर चीज़ के लिए हमने ये वतन उनके हवाले किया। दोस्तों, पूरा वतन उनके हवाले करने पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। वो प्रश्न ये है कि क्या सारे देश का कामकाज कुछ मुट्ठी भर लोग संभाल सकते हैं? दोस्तों, हमने सुना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये अत्यंत कम संख्या के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हमारा पूरा देश संभाल सकते हैं? क्या ये लोग डिक्टेटर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमने तो गाना गाया है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो पूरे वतन की पावर इनको मिलने पर क्या इनके डिक्टेटर होने की संभावना नहीं है? दोस्तों, घर में काम का बंटवारा बहुत आसान है। चिंटू कूलर में पानी देगा, मोंटू झाड़ू निकालेगा और सोनू बर्तन मांजेगा। तो घर में काम का बंटवारा बड़ा आसान है दोस्तों। पर 137 करोड़ लोगों के देश में हाईएस्ट लेवल पर हम काम का बंटवारा कैसे करें? दोस्तों, आम आदमी को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। हमने लोकतांत्रिक तरीके से हाईएस्ट लेवल पर काम का बंटवारा बहुत ही अच्छे प्रकार से किया है। इसको समझने के लिए हम हमारे दोस्त चिंटू का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हैं चिंटू जी, एक मस्त मौला बच्चे हैं। 9th क्लास में 60% लेके आए हैं और अब इन्हें इनकी 10th क्लास का टारगेट डिसाइड करना है। हाँ दोस्तों, हम चिंटू जी को छूट दे रहे हैं कि भैया चिंटू, तुम खुद अपना टारगेट डिसाइड करो। 10th क्लास इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चिंटू जी 10th क्लास के लिए अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। आप बताइए दोस्तों कि अगर इनके 9th में 60% है तो 10th के लिए ये क्या टारगेट लेंगे? क्या ये 90% लेंगे, 80% लेंगे या 50% लेंगे? 50 तो ले नहीं सकते क्योंकि पिछली बार से कम होगा, पापा नहीं मानेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 90% टारगेट लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने चिंटू जी से ही पूछा, भैया चिंटू, तुम्हारे डेली पढ़ाई का टारगेट क्या 8 घंटे रहेगा, 4 घंटे रहेगा या 2 घंटे रहेगा? खुद ही डिसाइड करो। हमने इनसे पूछा कि क्या भैया तुम्हारी पढ़ाई की मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तो चिंटू जी ने साफ मना कर दिया कि भैया गेट बंद रहेगा और कोई हिम्मत ना करे मेरी पढ़ाई देखने की। हमने पूछा, भैया तुमने टारगेट अचीव नहीं किया तो तुम्हें क्या पनिशमेंट दें? तो चिंटू जी ने जवाब दिया, पनिशमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर हमने चिंटू को खुद अपने लिए 10th का टारगेट डिसाइड करने की छूट दी तो चिंटू जी बड़ा लिबरल सा टारगेट डिसाइड करेंगे जिसे वो आसानी से प्राप्त कर सके। ना तो वो पढ़ाई के ज़्यादा घंटे रखेंगे, ना कोई उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है, और फेल होने पर भी हम उन्हें पनिश नहीं कर सकते। मान लीजिए दोस्तों, चिंटू जी का टारगेट उनके पिताजी डिसाइड करते हैं। पिताजी समझदार, खड़ूस से नहीं, खड़ूस पिताजी तो सीधा टारगेट को 98-99% ले जाएंगे। समझदार पिताजी हैं उनके, और समझदार पिताजी उनका टारगेट डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अगर 9th में उनके 60% है तो पिताजी उनका 10th में कम से कम 75% टारगेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कम पढ़कर भी ये 60 ला सकता है तो थोड़ी सी मेहनत करे तो 75 ज़रूर ला सकता है। और चिंटू जी भी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चिंटू जी उच्च लक्ष्य क्यों प्राप्त कर पाए? इसका एकमात्र कारण यह है कि जिसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो अपना टारगेट, अपना नियम खुद बनाएगा तो वो हमेशा ऐसा नियम बनाएगा जिसे वो आसानी से पूरा कर सके, वो एक्सर्ट नहीं करेगा। इसलिए चिंटू जी खुद के लिए 60% का टारगेट रखते हैं, लेकिन अगर वो टारगेट कोई दूसरा डिसाइड करेगा तो वो थोड़ा सा आदर्श की तरफ होगा और इम्प्लीमेंट करने वाला उस उच्च लक्ष्य को
प्राप्त कर पाएगा। तो दोस्तों, इससे हम एक बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि नियम बनाने वाला और नियम इम्प्लीमेंट करने वाला अलग होगा, तो हमारे नियम थोड़े आदर्शात्मक होंगे और हमारे विकास या उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, इसी तरह देश में हमने नियम बनाने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर को दी, जिसे हम व्यवस्थापिका या विधायिका भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को संसद और विधानसभाओं में भेजा, जिसे हमने लेजिस्लेचर कहा। तो इनको हमने जो दायित्व दिया है वो देश के लिए नियम बनाने का है, कानून बनाने का है। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि बिना कानून के लिखे, बिना नियमों के लिखे देश नहीं चल सकता। तो ये नियम बनाने का, कानून बनाने का दायित्व लेजिस्लेचर को दिया, और इसे इम्प्लीमेंट करने का, क्रियान्वित करने का दायित्व दोस्तों हमने एग्जीक्यूटिव को दिया, जिसे हम गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद भी कहते हैं। दोस्तों, क्या भारत में नियम बनाने वाला और क्रियान्वित करने वाला पूरी तरह अलग है? क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भारत में अलग है? दोस्तों, क्या ऐसे भी कोई देश हैं जहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह अलग है? दोस्तों, जैसे घर के एग्जाम्पल में अगर पिताजी ने नियम बनाया कि भैया चिंटू, तुम्हें रोज 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो क्या चिंटू जी पिताजी के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल है? मतलब कि अगर वो 4 घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या पिताजी कुछ एक्शन, कुछ पिटाई विटाई, कुछ डांट वाट सकते हैं? उसी तरह क्या भारत में एग्जीक्यूटिव या मंत्री परिषद या सरकार अगर लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं करती है तो क्या लेजिस्लेचर सरकार के खिलाफ कुछ कर सकता है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें अगले वीडियो का वेट करना होगा। दोस्तों, ये बताओ, क्या आपने अपने पिताजी से कभी कोई बहस जीती है, या हर आर्ग्यूमेंट में हमेशा उन्हीं की जीत होती है? कभी इसके कारण के बारे में सोचा है? एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में दादाजी हैं, दादाजी कड़क से दादाजी, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब उनके पास पैसे वैसे हैं, पेंशन वेंशन आती है, या उनका बिजनेस है। और पिताजी हैं और हमारे चिंटू जी या टप्पू जी हैं। तो अब ये बताइए दोस्तों कि एक ऐसे परिवार में क्या पिताजी के साथ बच्चे का जब आर्ग्यूमेंट होगा तो उसको न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर पिताजी गलत नियम बनाएंगे तो दादाजी उनको रोक देंगे। अगर बच्चा गलती करेगा तो दादाजी उसे डांट लगा देंगे। यानी नियम बनाने वाले को और नियम क्रियान्वित करने वाले को, दोनों को डांट लगाने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट दादाजी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, देश में भी कानून बनाने वाले और कानून को क्रियान्वित करने वाले, इन दोनों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। दोस्तों, हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऐसे ही संस्थान हैं जो हमारे लेजिस्लेचर को गलत कानून बनाने से और एग्जीक्यूटिव को उनके गलत क्रियान्वयन से रोकते हैं। इसी को दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत या शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। अब देखिए, क्योंकि आप ये बात समझ गए हैं तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि न्याय करने वाले को ना तो नियम बनाने वाली संस्था का हिस्सा होना चाहिए और ना नियम क्रियान्वित करने वाली संस्था का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इनका हिस्सा होगा तो स्टेक होल्डर होने के कारण वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसका तात्पर्य कि जो लेजिस्लेचर का मेंबर है वो जुडिशरी का मेंबर नहीं हो सकता, जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो भी जुडिशरी का मेंबर नहीं हो सकता। दोस्तों, घर में नियम बनाने और क्रियान्वयन का उदाहरण लेते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि बर्तन धोने का काम, झाड़ू निकालने का काम और कूलर भरने का काम चिंटू करेगा। अब पिताजी को तो ये लाइन कहने में 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन चिंटू का सोचिए, इन सारे कामों में कम से कम उसे रोज 2 घंटे लगेंगे। यानी पिताजी को जो नीति बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगा, उसको क्रियान्वित, उसको इम्प्लीमेंट करने में चिंटू को रोज 2 घंटे देने पड़ेंगे। मतलब सालाना कितने घंटे हो जाएंगे? इससे हम ये समझते हैं दोस्तों कि नीति बनाने में
कम लोगों की आवश्यकता है, कम समय की आवश्यकता है, लेकिन क्रियान्वित करने में हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों, हमारी संसद ने डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। इसे बनाने में उसे कुछ दिन लगे होंगे, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस आउटब्रेक के समय इस एक्ट के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में हमारी सरकार को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। सोचिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क मिलना चाहिए, मास्क का प्रोडक्शन होना चाहिए, मास्क की सप्लाई होनी चाहिए, मास्क की क्वालिटी का कंट्रोल होना चाहिए, मास्क की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने संसाधन लगाने होंगे। जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उन्हें दंड देने के लिए हमें कितना मैनेज करना पड़ेगा। अगर यातायात को जारी रखना है तो हमें किस तरह स्कैनिंग करनी होगी, कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी, कितने पीपीई किट की आवश्यकता होगी, कितने थर्मल स्कैनर्स चाहिए होंगे। दोस्तों, हम इतने सारे कानूनों का क्रियान्वयन बड़ा स्मूथली कैसे कर पाते हैं? क्या मोदी जी, शाह साहब, कलेक्टर साहब, एसपी मैडम और पियोन ये सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं? इन सारे सवालों के जवाबों के लिए दोस्तों आपको अगला वीडियो देखना होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी दोस्ती को परवान चढ़ाना है और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और विश्वास ना हो तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब आप मुस्कुरा रहे हैं तब कोई निगेटिव बात सोच के देखिए, इम्पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।